जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है PMS 2023 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव विद मी अगेन डॉक्टर अहमद रजा। अहमद इज अ ग्रेजुएट ऑफ रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज एंड इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। और अहमद हैज बीन एलोकेटेड इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी इन CSA 2024 और अभी PMS 2023 के अंदर भी अहमद की एलोकेशन हो गई है। और पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो अहमद आपको। थैंक यू सो मच सर। और अहमद अब आते हैं आपकी तरफ और थोड़ा सा डिटेल्ड इंटरव्यू करेंगे ताकि लोग जो अभी एस्पायरेंट बडिंग एस्पायरेंट्स जो हैं या जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनको थोड़ा गाइड कर सकें कि वो अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करें और अपनी पेपर सॉल्व कैसे करें और उनके अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, रिजिलियंस कितनी होनी चाहिए और कमिटमेंट कितनी होनी चाहिए। तो मुझे जरा अपना जर्नी शॉर्ट करके बताइएगा कि आपका जर्नी जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपकी तो CSS में भी एलोकेशन नहीं हुई बिनो के पहले और उसके बाद फिर PMS के अंदर भी मसला हुआ और फिर CSS भी हो गया, PMS भी हो गया। तो जरा थोड़ा दोबारा बताइए ताकि रिफ्रेश हो जाए माइंड्स के अंदर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर जी। एंड सेकंडली अल्हम्दुलिल्लाह दैट आई एम अगेन सिटिंग हियर। यस। And sir, my journey started in 2021 and है। before that I had an idea that I would go for civil services, ठीक है। but that idea got delayed ठीक है। because of several factors. जी जी ऐसे ही। So when I started in 2021 I came to you in Rewrite Institute जी। and I remember when I got my first pressy check by you, you said आपका हो जाएगा बट ये आप पे डिपेंड करता है कि कब होगा। जी ऐसे ही। तो सर वो बात सच साबित हुई लेकिन थोड़ा लेट हो गई और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें सर फेस करनी पड़ी, फेलियर्स भी फेस करने पड़े। फेलियर पे बताइए कौन कौन से फेलियर फेस किए आपने इस जर्नी के अंदर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी पहली 2 अटेम्प्ट CSS की, ठीक है। आई गॉट फेल्ड। ठीक है। एंड सेकेंडली व्हेन आई क्वालिफाइड द PMS रिटन व्यू ठीक है। एंड I got failed in the interview. Okay. So that was a difficult period for me at that time कि मुझे CSS के रिटर्न में appear होना है with a feeling of a loser at that time. अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा रोकूंगा। अभी भी आपने देखा होगा अराउंड 295 लोग जो है वो PMS के इंटरव्यू के अंदर फेल हो गए। तो पहली बात तो ये है कि हरगिज उनका मतलब ये नहीं है कि वो लेस कंपैरेटिव थे। आई डू नॉट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। DMCs आएंगे तो अब देखेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, बट मैं उनको जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं, उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं कि दे मे नॉट फील एनी बैड फीलिंग अबाउट देमसेल्व्स। उनको अपने बारे में कुछ भी बुरा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उनका फ्लॉ नहीं है, सिस्टम का तो फ्लॉ हो सकता है क्योंकि मैनी ऑफ देम आई नो दे हैव क्वालिफाइड CSS एंड यू नो कि दे आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। लेकिन अगर वो हो गए तो उसका कोई मसला नहीं है। आपके सामने डॉक्टर अहमद साहब है। अहमद ने जो है वो इंटरव्यू फेल कर दिया PMS का, रिटर्न भी फेल कर दिया CSS का, लेकिन आज ही हैज बीन एलोकेटेड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान और PMS में भी एलोकेशन हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले फेल हो गए तो अगला रिजल्ट वैसे नहीं होगा। आपका आज यस्टरडे गुजरे हुए कल के जैसा नहीं होगा और आने वाला कल जो है वो आपके आज के मुताबिक नहीं होगा। तो बियर दिस इन माइंड। अब डॉक्टर साहब अब दोबारा आइए। सर आई बिलीव द फीनिक्स राइजेस फ्रॉम इट्स ओन एशेस। यस ट्रू। सो दैट्स माय स्टोरी थ्रू आउट दिस जर्नी। ठीक है। और मुझे लगता है कि इस पीरियड में आपको अगर आप फेलियर्स फेस करते हैं तो आपको यू शुड स्टे साइलेंट, यू शुड बी कंसिस्टेंट, you should stop hearing all the noises that are coming from around. तो उसमें यही है कि मेरा यही प्रोसेस था, मैंने यही किया, रिटर्न की प्रैक्टिस करता रहा। कुछ आप के जैसे अच्छे मेंटोर्स आप डेफिनेटली और कुछ अच्छे दोस्त मिल गए और फैमिली सर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर फेसिंग फेलियर्स अगेन एंड अगेन एंड दे आर नॉट सेइंग अ वर्ड। So that is their speciality. So I want to dedicate this success to my family, sir. सर मैं भी उनका जो है ना उन तमाम फैमिलीज को जो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ ये सक्सेस इनकी भी, तमाम लोगों की भी, कि जिन्होंने फेलियर सिर्फ इंसान फेस नहीं करता, उनकी फैमिलीज भी करती हैं। सक्सेस भी आज सेलिब्रेट आपकी फैमिलीज भी कर रही हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आपकी फैमिली जो है ना बड़ा जरूरी है और ये पैगाम उन फैमिलीज के लिए है कि जो एक दफा फेल होने के बाद बच्चों को ताने देना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये कर लो, छोड़ो इसको। आप छुड़वा दीजिए लेकिन ताने मत दीजिए, आप उनको बुरा फील मत कराइए। अभी वो हो गए तो कुछ हो नहीं सकता। तो उन फैमिलीज के लिए कि बी स्पोर्टिव विद योर यू नो के जो आपके बच्चे हैं उनके साथ स्पोर्टिव रहिए ताकि वो उनके रियल पोटेंशियल आ सके। अब आते हैं आपकी तैयारी की तरफ। आपने 3 दफा कंपैरेटिव एग्जाम को क्रैक किया। यस ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि आपकी रेसिपी जो है वो बेहतर रेसिपी है एज कंपेयर टू अदर्स। औरों की भी बेहतर होंगी, हम उन पे बात नहीं करते, आपकी बेहतर है। ठीक है जी। एक आपका मेथड टू मैडनेस जो है वो राइट मैडनेस मेथड है। अच्छा मुझे ये बताइए, एसए से स्टार्ट करते हैं। एसए के अंदर जो है पहला पेपर एसए का होगा, क्या किया जाए CSS PMS के अंदर? सर एसए के लिए एक तो क्वालिटी मटेरियल वो तो प्री रिक्विजिट है ही, लेकिन उसके अलावा कुछ खामियां जो रिपीटेडली हमने भी देखी पेपर्स में जो आते हैं स्टूडेंट्स के, उसमें फर्स्ट जो लैक ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है, कि एसए को सही से डिकोड नहीं करते। ठीक है।
दूसरा रेलिवेंसी कि एग्जामिनर जो पूछ रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली वो एड्रेस कर रहे हैं टॉपिक को या नहीं कर रहे बिल्कुल उसमें ये होता है कि कुछ प्री स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट होते हैं माइंड के अंदर कि मैंने ये चीज़ें जो है ना वो ज़रूर लिखनी है चाहे टॉपिक कुछ भी हो, तो उस वजह से जो है फेलियर रेशो बढ़ जाता है उनका। अब मैं इस पे बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपको भी जो है इसको सेकंड करेंगे कि कैंडिडेट ने फर्ज कीजिए, उन्होंने जो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने एक कोटेशन याद की हुई है, ठीक है, और अब आपने उसमें डालनी ही डालनी है, तो आप अपने जो है आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को उस कोटेशन के मुताबिक मोल्ड कर लेंगे। हालांकि आपको जो है ना वो तो नेचुरल डालनी थी ना कोटेशन, अगर आपने याद की हुई थी नेचुरल आई तो उसके अंदर आपको डालना चाहिए था, तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है उसके अंदर। अच्छा, पहली बात तो होगी रेलिवेंट रहे उसके अंदर, और यू नो कि कोई चीजें जो प्री कंसीव्ड आपने चीजें याद की हुई उनको डालने की कोशिश ना करें, वो ऐसे वहीं पे लिखना होता है, ऐसे ही। फिर उसके अलावा सर उसके अलावा मुझे लगता है प्रैक्टिस। I wrote 30 essay in last 12 days. अच्छा, so अच्छा। That was, I believe, the result. That is the result of my hard work during those days. ऐसे ही है, the success. लेकिन आपको लगता नहीं कि वो जो अच्छा लिख तो लेते हैं हम, लेकिन वो जो पेन उठाना है, जो उसको स्टार्ट करना, वो सबसे बड़ा भारी स्टेप होता है। आपका पाँव इतना भारी हो जाता है कि आपको लगता है कि आपके पाँव के साथ इतने भारी पत्थर बांध दिए गए हैं। जी सर, वो उसमें एक जो विंडो पीरियड है कि 3 आवर्स में हमने करना है पेपर, अगर उसकी तो हमने सही से तैयारी की हुई है, रिगरस प्रैक्टिस की हुई है, तो वो पेन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। लेकिन अगर वो रिगरस प्रैक्टिस नहीं है तो वहीं पे जो हमारे एनालिटिकल स्किल्स हैं वो टाइम जो है ना वो वेस्ट कर देते हैं, मतलब वहीं पे सोचने में और बाकी चीज़ें प्रिपेयर करने में, मैंने कैसे डिकोड करना है, राइट कैसे करना है, तो अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो उसकी वजह से आपका ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम भी वेस्ट होता है और आप सही से एड्रेस नहीं कर पाते एग्जामिनर की क्वेरीज जो भी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कितना आपको, अगर जितनी आपने प्रैक्टिस की थी, पहले भी करते रहे, तो जब इतनी प्रैक्टिस की तो आपके एग्जाम में 3 घंटे से कुछ टाइम पहले आपने कर लिया, कितना टाइम लगा आपको ऐसे करने में, या आप कॉन्फिडेंट थे कि मेरा कंप्लीट हो गया ये ऐसे? सर मैंने ऐसे 7 मिनट्स पहले कर लिया था। अच्छा, रिवीजन करके सारा कुछ जो है आपने कंप्लीट कर लिया? यस सर, 7 मिनट्स पहले। 7 मिनट्स पहले 2024 वाला जो ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कैंडिडेट्स तो बड़ा कंप्लेन करते हैं कि इतने वर्ड्स लिखे नहीं जाते, आपने कम से कम 2100 वर्ड्स लिखे होंगे, ऐसे ही है सर। आपने 7 मिनट पहले ये फियर कैसे कर लिया, अचीव कैसे किया आपने? क्योंकि कैंडिडेट्स जिससे सुनो नहीं ये तो वैसे ही कहते रहते हैं, इतने वर्ड्स लिखे नहीं जाते, इतने वर्ड्स लिखे नहीं जाते, मुझे पता है आप इससे तो बहुत ज्यादा वर्ड लिख सकते हैं, आई नो दैट, मैं तो विटनेस हूं। अब कैंडिडेट्स को बताइए आपने कैसे किया ये? सर एक तो प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस कि 3 आवर्स विंडो में मैंने क्या क्या आउटलाइन कितने टाइम में बनानी है, ठीक है, तो दैट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड कि इतना टाइम लेना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, क्योंकि दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, and the other arguments when you are argumentating and the other things, इसके लिए सर हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जो माइंड में होता है कि इस चीज़ को इतना देना है, इसको इतना देना है, तो दैट वेंट स्मूथ। और व्हेन आई रोट द कंक्लूजन तो आई हैड टाइम कि मैं अपनी थोड़ी सी गलतियां भी सही कर लूं, और उसमें से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी वो भी मैंने सही की, तो दैट वेंट इनटू माय बेनिफिट। तो ये मेरी रेसिपी थी। अच्छा, अब देखिए इस पे टेक अवे जो है, डॉक्टर अहमद ने इतना जो है ना प्रैक्टिस की कि इनको पता चल गया कि यार अगर मेरी जो आउटलाइन है फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 40 या 45 मिनट्स में कर लूंगा आउटलाइन इंट्रोडक्शन, तो बाकी ऐसे लिखते हुए मुझे इतना टाइम लगेगा, या 1 घंटा लगा लीजिए। तो हर बंदे का अपना तरीकाकार होगा, तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपने कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टॉपिक के अंदर कितना टाइम लेना है, उसके बाद उसको जो है ना स्टार्ट करने में, ब्रूच करने में कैसे लगेगा, आउटलाइन बनाने में कितना टाइम लगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग में कितना टाइम लगा, स्ट्रक्चर करने में, स्ट्रक्चर कर लिए, बाकी लिखना आसान हो जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा, जब कॉन्फिडेंटली सेल कर गए एस्से के थ्रू, फिर आ गया प्रेसी का पेपर। अब आते हैं प्रेसी के पेपर पे, बड़ा प्रेशर होता है जब आती है आपके पास वोकैब आती है, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल वोकैब होती है, हमने वर्ड्स पढ़े ही नहीं होते, कभी ना बोलना तो दूर के, कभी रिटन में भी नहीं पढ़े होते। यस सर। उसको कैसे, पहले उस स्टेप पे उसको कैसे डील करते हैं? सर वोकैब का मेरा थोड़ा ये तरीका था कि मैंने वोकैब की थी लास्ट अटेम्प्ट के लिए, मैंने कहा कि अपने सारे गार्ड्स रेज करने हैं, तो मैंने वो कैब की लास्ट 5 और 6 मंथ्स में, तो मेरी 20/20 ठीक थी वो कैब। अच्छा, ग्रेट। तो उसके अलावा जो क्या सोर्स क्या था? सर सोर्स एक वोकैब की मैंने वेबसाइट ढूंढी थी, ठीक है, वहाँ से मैं करता था, और जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो मुझे नहीं आते थे सिर्फ मैं वही करता था, और उनके जो फर्दर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी वही करता था जो मैंने पहले नहीं सुने होते। तो वो जो अननोन वर्ड्स की एक लिस्ट थी वो बढ़ती गई, और टिल एग्जाम मेरे तकरीबन 3000 to 4000 वर्ड्स तैयार हो गए, जो कि जिनसे पहले मैं मेरे लिए अननोन थे पहले। ठीक है। तो उस वजह से जब मैंने देखी तो मेरे वो होश गुम नहीं हुए, लेकिन कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया कि मुझे ये वो क्या बात है। उसके अलावा सर प्रेसी के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ऑब्जेक्टिव पार्ट जी, करेक्शन, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन,
पेयर ऑफ वर्ड्स, लोग इनको काफ़ी इग्नोर करते हैं. जी ऐसे ही है. और एग्जामिनर जब देखता है कि इस बच्चे की करेक्शन ठीक नहीं है, इसकी पंक्चुएशन ठीक नहीं है, तो हाउ इज गोइंग टू राइट प्रेसी एंड कम्प्रीहेंशन. ट्रू. तो True. यस सर. मैं देखिए डॉक्टर साहब, मेरा हमेशा से डॉक्टर अहमद मेरा यही रहा है कि मैं कहता हूं, आपको पता है कि मेरा उल्टा है. लोग कहते हैं प्रेसी पे तवज्जो दीजिए 20 नंबर के सवाल के लिए, मैं कहता हूं बाकी पे तवज्जो दीजिए, प्रेसी खुद ब खुद ही हो जाए. ऐसे ही है सर. प्रैक्टिस करेंगे. ऐसे ही है सर. एक कैंडिडेट वो कहते हैं कि अगर प्रेसी गलत होगी तो बाकी चीजें वो फेल कर देगा. मैं कहता हूं नहीं, बाकी चीजें गलत होगी तो प्रेसी को भी फेल कर देगा. यस सर. अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर उसको पता है कि पंक्चुएशन नहीं आती, करेक्शन नहीं आती, बेसिक प्रीपोजिशंस नहीं आती, या फ्रेजल वर्ब्स नहीं आते, या बेसिक इडियम पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं आते, बेसिक वाले जो मुश्किल वाले नहीं, तो वो आपको क्यों पास करेगा? ऐसे ही है सर. उसका माइंडसेट डिफरेंट हो जाएगा, और फिर ये हाई स्कोरिंग भी सब्जेक्ट हो जाता है ना आपका. Yes, sir. अंग्रेजी वाला जो है Yes, sir. इस तरीके से कर लेते हैं. अच्छा, तो आपने वो वोकैब कर ली उसके अंदर से, और यहां पर मैं ये बात भी बताता चलूं कि वो वोकैब आपके रिटन में हार्डली यूज होती है, वो आपकी रोट लर्निंग में तो आती है, वो आपकी एक्टिव मेमोरी में नहीं आती. तो मिक्स मत कीजिए वोकैब को. एक वोकैब होती है जो आप बात करने में होती है, एक होती है जो लिखने में होती है. आप बात करने वाले वोकैब लिखने जो कोलोक्वल होती है वो राइटिंग प्रैक्टिस में नहीं होती है, और ये वाली वोकैब जो होती है ये हमारी मेमोरी का टेस्ट होता है. तो इसको मेमोरी के टेस्ट के तौर पर लिखा करें. आपको जो गाइड करते हैं कि जो है ना आप इनको यूज करें, यू कैन नॉट यूज दैट यूजुअली, वो आप राइटर भी यूज नहीं करते. अब आते हैं हमारे जनरल नॉलेज के पेपर्स की तरफ. सीएसएस की बात कर रहे हैं, फिर पीएमएस की भी बात करेंगे. जीके, चलो पहले पीएमएस के जीके की बात कर लेते हैं. 100 मार्क्स का पेपर, एमसीक्यूज, नेगेटिव मार्किंग, थिन एज, कैसे क्रॉस करें? क्योंकि अक्सर लोग जो हैं जीके में फेल हो जाते हैं, और अब तो जीके उन्होंने पहले कर दिया, उसको एक तरह का एमपीटी बना दिया. Yes, sir. क्या करें? सर उसके लिए जीके के डिफरेंट पार्ट्स हैं. जी. पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है. करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी. ठीक है. उसके अलावा भी कुछ पोर्शंस वो ऐड कर देते हैं उर्दू वगैरह के. मुझे लगता है हर पोर्शन को सेपरेटली तैयार करना चाहिए ठीक इस है. चीज़ के लिए. अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं फॉर सीएसएस एंड पीएमएस, उसको थॉरोली तैयार करें. ठीक है. आपको डेट्स भी आनी चाहिए, आपको इवेंट्स का भी पता होना चाहिए. इसी तरह से करंट अफेयर के लिए न्यूज़ लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि इतना ज्यादा जो है वो कैसे याद किया जाएगा? आई मीन हाउ वुड वी लर्न सो मच इंफॉर्मेशन? वो उसको ग्रास्प या उसको जो है ना जज्ब कैसे करेंगे अपने अंदर? सर मेरा था कि मैं रिपीटेडली देखता था चीज़ें. ठीक है. रिवीजन मेरी ज़्यादा थी. ठीक है. उसमें न्यूज़पेपर अगर आप डेली का पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें आपकी वैसे ही रिवाइज होती रहती हैं, क्योंकि अच्छा, ठीक सेम है. टॉपिक्स एक वीक में बार बार आते रहते हैं. अच्छा, न्यूज़पेपर के थोड़ा सा मैं बता दूं कि न्यूज़पेपर डॉक्टर साहब ने पढ़ा है जब तैयारी कंप्लीट कर ली थी उसके बाद पढ़ना शुरू किया था. ऐसे ही है, Yes, sir, yes. ये नहीं है कि वो पहले. अब मसला ये है डॉक्टर अहमद कि हम करते ही हैं कि हमें जिसके पास जाएंगे वो हमें अखबार पढ़ना शुरू कर दो. यार आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो अखबार पढ़ के क्या करेंगे? ऐसे ही है सर. आपने पढ़ लिया, तैयारी कर ली, नॉलेज कर ली, अब तो कि हम ऐड ऑन करने के लिए अखबार पढ़ें, और अखबार आपका एक्सप्रेशन बहुत ऊपर लेके चला जाता है, नॉलेज बहुत ऊपर लेके चला जाता है. लेकिन वो स्टेप ऐसे ही है ना स्टेप. अच्छा सर लास्ट में आना चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग. बिल्कुल आना उससे पहले आपकी ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और ये चीज़ें तो प्री रेक्विजिट हैं जी. ऐसे ही टुवर्ड्स अ गुड राइटिंग. जी, ऐसे तो ही. मेरे ख्याल से अखबार होना चाहिए वैल्यू एडिशन के लिए जी. और अच्छा मटेरियल होता है सर. जी बिल्कुल ठीक है. अब आपने यानी कि अखबार भी पढ़ना शुरू कर दिया, बुक्स भी कंसल्ट की. अच्छा, फर्ज कीजिए आपके सामने एक पेज है जिसके ऊपर एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो अब क्या करते थे? क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? उसको रोट लर्निंग करनी है, मेमोराइज करना है, कोई निमोनिक्स बनाने हैं, करना क्या है? सर उसमें मैं देखता था 4 ऑप्शन एमसीक्यूज के. जी. मैं पहले एक्सक्लूड करने की कोशिश करता था. एक्सक्लूजन. ठीक है. उसके बाद सर वो एमसीक्यूज अगर मैं तैयार कर रहा हूँ, तैयारी के दौरान प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है. तो जो 3 ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी जाकर रिसर्च कर लिया. अच्छा, ठीक है. तो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी, जिनकी वजह से जो है वो मल्टीफोल्ड होते रहे नॉलेज का और ये सीन. तो मेरा ये सिनेरियो था सर उसमें तैयारी का. यानी कि मैं कोई एग्जांपल अक्सर दिया करता हूं कि फर्ज कीजिए अगर आपको आ गया एक ऑप्शन आ गया, डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं कि एनिमल हु प्रे ऑन द डेड, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें दिए हुए कार्निवोर, हर्बीवोर और कि ओमनीवोर एंड स्कैवेंजर्स, डेल्टा जो है. तो आपका राइट आंसर जो है वो डेल्टा होगा, स्कैवेंजर. yes, sir. अब कार्निवोर, ओमनीवोर और हर्बीवोर जो है वो भी अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके एक जो है एमसीक्यू से जो एक आपका दिया गया था बुक के अंदर, आपने 4 तैयार कर लिए, और 100 एमसीक्यूज तैयार करते हुए अराउंड 300 तैयार हो गए. नन ऑफ द अबव को हटा के. Yes, sir. तो 300 कॉन्सेप्ट 10 पेपरों में 3000 कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे आपको. ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे सर. इट्स इनफ. मुझे लगता है कि जो हमारी विजुअल मेमोरी है जी. वो भी एक पार्ट प्ले करती है. ट्रू. हम रूट लर्निंग पे तो बिलीव करते हैं यहाँ पे कि बार बार रिवीजन करनी पड़ती है, मेमोराइजेशन करनी पड़ती है, लेकिन कहीं पे विजुअल मेमोरी भी एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है कि वो चीज़ कितनी दफ़ा आपके सामने आ रही है. तो वो रिवीजन और बार बार सामने आने से आपको चीज़ें याद होती रहती हैं. मेरे ख्याल से यही फिलॉसफी. लेकिन रिवीजन करते हुए आपको आता नहीं था कि यार मेरा तो पीएमएस पहले भी नहीं हुआ, सीएसएस भी नहीं हुआ, तो अभी कैसे होगा? ये ख्याल नहीं आता था उसके, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता था? सर मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज देखी जिनमें 3rd अटेम्प्ट वाले पास, आपके पास भी आता था, आप भी कहते थे कि फलान डॉक्टर
सब थर्ड अटेम्प्ट में पास हुए, फलां मेरे स्टूडेंट, तो यहीं से मोटिवेशन मिली कि इट्स नॉट अबाउट द प्रीवियस अटेम्प्ट्स, आपको उस फीलिंग से डिटैच होना है, ठीक है, और आपको एक एक्टिव लर्निंग की तरफ जाना है उस पीरियड में, विदाउट फेयरिंग के जो है कश्तियाँ जला देने वाली बात करनी चाहिए, इंसान को पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, अगली अटेम्प्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और उसी के साथ जो है सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट। अब आते हैं उर्दू की तरफ। उर्दू सीएसएस में तो है नहीं, चलो जीके का थोड़ा सा कि ऑब्जेक्टिव वगैरह तैयार करते करंट अफेयर्स के, तो उर्दू तो है नहीं। उर्दू को से कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा एस्पायरेंट जो हैं वो ओए लेवल से आ रहे हैं जिनकी उर्दू वीक है, क्या मशवरा देना चाहिए, कैसे करें, जरूर से बताइए। सर कुछ ग्रामर की बुक्स हैं, जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव पोर्शंस आते हैं उर्दू के अंदर, तो वो ग्रामर की बुक से तैयार कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शंस को। उसके अलावा सर ऐसे राइटिंग एंड प्रेसी राइटिंग के लिए मुझे लगता है कुछ रीडिंग की जरूरत है, और हमारे पास उर्दू न्यूज़पेपर्स काफ़ी अच्छे आ रहे होते हैं डेली बेसिस पे, कि आप 1-1.5 महीना उनको पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे राइटिंग पे। लेकिन सर उर्दू कम्स विद राइटिंग प्रैक्टिस। आई बिलीव इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं उर्दू में जो है ना ऐसे लिखना स्टार्ट करूँ, प्रेसी लिखूँ, तो आई प्रैक्टिस्ड, और जंग न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हासिल हुई, क्योंकि हम काफ़ी दूर हो चुके हैं उर्दू से इस पॉइंट तक आते हुए। सीएसएस का पार्ट भी नहीं है उर्दू, तो उसके लिए पीएमएस के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है सर बहुत कम बच्चे ही न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ज़्यादा लोगों को पढ़ना चाहिए उर्दू न्यूज़पेपर। और जर्नी हार्ड तो है सर, लेकिन सारे एलिमेंट्स शामिल करने पड़ते हैं, क्योंकि इट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी ऐसे ही है जी। अब मैं यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता चलूँ, मेरे बड़े भाई अयूब बुखारी जो हैं, ही इज अ पीएमएस ऑफिसर, ही स्कोर्ड वेरी वेल इन द रिटन एग्जाम। डॉक्टर साहब उन्होंने अपना जो पाकिस्तान अफेयर्स है, मुताला पाकिस्तान में उर्दू में अटेम्प्ट किया था। वो आपके ऑप्शन होती है ना पीएमएस के अंदर, ये अटेम्प्ट इन उर्दू, क्योंकि वो उर्दू मीडियम में ज्यादा कंफर्टेबल थे, क्योंकि उर्दू हैंडराइटिंग खूबसूरत थी। तो ये बात जहन से निकाल दीजिए कि आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती, उर्दू आती है, तो उर्दू वाले भी जो है ना उसके अंदर वो चीजें कर लेते हैं। तो आप अगर उर्दू आपको आती है तो आप पाकिस्तान अफेयर्स को मुताला पाकिस्तान में कर लीजिए, इस्लामिक उर्दू में कर लीजिए। तो उन्होंने 3 पेपर जो है वो उर्दू में दिए थे, इस तरीके से दिया। अच्छा, बात है आपके ऑप्शनल ऑफ पीएमएस की तरफ, कौन कौन से ऑप्शन थे आपके? सर पंजाबी, फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पंजाबी और पॉलिटिकल साइंस पे तो काफी बातें हो चुकी हैं, काफी बातें भी हम जानते हैं चीजों के बारे में। आते हैं डायरेक्ट टू द पॉइंट, फिलॉसफी के बारे में। यस सर। मैं एस्पायरेंट डॉक्टर अहमद, और मुझे पास मटेरियल ही नहीं है, मैं कहाँ से तैयारी करूँ? सर काफ़ी ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं वैसे तो। अच्छा। यूट्यूब भी अवेलेबल है जहाँ पे फिलॉसफी की वीडियो होती है। हमें सर एक जो गलती करते हैं एस्पिरेंट्स पीएमएस के फिलॉसफी के, वो किसी भी फिलॉसफर का कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते, ठीक है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी फिलॉसफी डेवलप होना शुरू हुई। तो मुझे लगता है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करना चाहिए, वो एक तरतीब में आना चाहिए कि फिलॉसफी ए का पेपर हमने स्टार्ट करना है, एनलाइटनमेंट का है, ये क्लासिक एरा का है, ये कौन सा एरा था, उसके चीजें क्या थी, वहां पे जो है ना उसका कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा था, उस पे क्या प्रेशर्स क्या थे, तो वो सारा कुछ जो सर जब कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो वहां से इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होता है, फिर आपको मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं होती। ट्रू। फिर सर जो दूसरी चीज़ है वो कंपेयर करना होता है फिलासफर्स को, डिफरेंट फिलासफीज को, चाहे वो इस्लामिक फिलासफी हो या वेस्टर्न फिलासफी हो। तो मैं कंपैरिजन कर देता और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है मैं चीज़ों को तैयार करता तो बहुत ईजिली तैयार होती है सर वो। ठीक है। अच्छा, अब फर्ज कीजिए मैंने पढ़ लिया प्रैग्मेटिज्म, मैंने पढ़ लिया एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है, मैंने पढ़ लिया मोरादी को, अब मैंने YouTube से भी पढ़ लिया, रिटन भी कर लिया, लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उस क्वेश्चन की पहले मुझे कॉम्प्रिहेंशन बताइए, कोई एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल दीजिए, बट बेसिक सी एग्जांपल मुझे बताइए कि उसके अंदर करना क्या है, किस तरह करना है। सर कुछ एग्जांपल्स होती हैं क्वेश्चन में, जैसे कि एरिस्टोटल, ठीक है, को ले लेते हैं हम, कि उसके मेथड्स क्या थे, ठीक है, कि स्पेकुलेशन, इंक्वायरी के मेथड्स, ठीक हो गया, उसमें वो 2 से 3 एलिमेंट पूछता है आपसे। तो गलती सबसे बड़ी ये होती है कि स्टूडेंट किसी एक एलिमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, दूसरे और तीसरे एलिमेंट को वो एक पेज की जो है वेटेज देते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है सर पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में। मुझे लगता है डी कोडिंग इज अ प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो डी कोडिंग ऑफ द क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर, और फिलॉसफी के अंदर ज्यादा हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक बात की, फिलॉसफी के पेपर मेरे पे कोई लेके आएंगे, जो पूछा गया होगा वो नहीं, सारा अरिस्टोटल कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मरा, उसका उस्ताद कौन था, सारी इंफॉर्मेशन देके उसने ये किया, और एंड में क्रिटिकल एनालिसिस का एक डेफिनेशन दी होगी जो जरूरत भी नहीं थी उसकी, और उसके अंदर उन्होंने नीचे क्या लिखा होगा कि वो अपना जवाब लिखा होगा। यानी कि जो जवाब जो है वो 7-8 पेजेस पे आना चाहिए था, वो उन्होंने आधे पेज पे लिख दिया, तो उसकी वजह से हो गया। अच्छा, तो मटेरियल जो है अभी तक क्वालिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वी शुड कंसल्ट एज एन एस्पायरेंट, आई शुड कंसल्ट द ऑनलाइन सोर्सेज जो है वो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। कोई किताब अगर आप रिकमेंड करना चाहें पढ़ाई के हवाले से नहीं, प्योरली एकेडमिक
تیاری کے حوالے سے فلاسفی کی CSS PMS دونوں کے لیے تو کون سی کریں گے؟ سر میں نے CSS PMS فلاسفی کے لیے کوئی بک کنسلٹ نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے, میں نے کچھ بکس دیکھی لیکن مارکیٹ میں اتنی بکس اویلیبل نہیں ہیں پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں تھوڑا سا میرا یہ تھا کہ ایک فلاسفر کی آپ کوئی ویکیپیڈیا پہ ڈیٹیل دیکھتے ہیں, ایک فلاسفر کو پڑھتے ہیں آپ, ایرسٹوٹل کے بارے میں ریسرچ کی, پلیٹو کے بارے میں ریسرچ کی, ان کے حالات کیسے تھے اس وقت زمانے میں, کون سی جنگیں چل رہی, پیلوپونیشین وارز کو دیکھتے ہیں آپ. مجھے لگتا ہے یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کو ایک فلاسفی کی طرف لے کے آنے میں, کہ کیا اس کا مائنڈ سیٹ تھا فلاسفر کا, کن حالات سے وہ گزر رہا تھا اور کن حالات سے گزر کے اپنی فلاسفی پہ پہنچا. میرے خیال سے یہ زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اگر ہم مارکیٹ سورسز کی طرف جائیں گے تو ہمارا وہ فلاسفی کا نالج ہی لمیٹڈ رہے گا. یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا, یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے بات کی ویکیپیڈیا کی. یاد رکھیے گا یہ جو وہ نالج ہے وہ ہے بیسک نالج لینے کے لیے, ٹھیک ہے, جس کو آپ ابھی بہت سارے لوگ آئیں گے یہ تو ویکیپیڈیا کی تیاری کرنے کا کہہ رہے ہیں, میرا نام بھی کہیں گے, کسی کا نام کہنا شروع کر دیں گے. وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ ایونٹس کو دیکھیے. ہسٹری کے اندر یا فلاسفی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں اور ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. یہ جو انہوں نے بات کی وہ ایونٹس کی بات کر رہے ہیں کہ کیا کیا ہوا, کیا ہو رہا تھا, وہاں کے لوگ کون سے رہتے تھے, ان کی اچھائیاں کیا تھی, برائیاں کیا تھی, اس کی بات کر رہے ہیں. وہ آپ کہیں سے لے لیجیے, چیٹ GPT سے لے لیجیے, کہیں سے لے لیجیے. لیکن اس کا انالیسس جو ہے ہم نے تیار جو کیا ڈاکٹر صاحب نے, وہ یوٹیوب پہ دیکھا, وہ کتابوں میں آرٹیکلز پڑھے, وہ چیزیں پڑھی, وہ چنکس پڑھے, پھر ان کو سمجھ آئی اچھا یہ والی بات کو اس طریقے سے لکھنا ہے, اس طریقے سے ہے. تو پھر یہ نہ کہنا شروع کر دیجیے گا کہ ویکیپیڈیا میں نے پڑھ لی تو مجھے ویکیپیڈیا کا سورس بتا دیا, ان کا کانٹیکسٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں انٹرویو کی طرف, اور آپ کو بہت گرل کیا گیا تھا PMS کے انٹرویو کے اندر, اور بہت ہی زیادہ گرل کیا گیا. تو ذرا اس کا ایکسپیرینس بتائیے, اور بتائیے کہ کی کیا تھی, جو ہے نا کانفیڈنس تھا, کانٹینٹ تھا, کیا تھا؟ سر اس میں یہ ہوا تھا کہ جو میرے سے پہلے کینڈیڈیٹ گئے تھے وہ بھی ایلوکیٹڈ ہیں, تو ان کے لیے ایک مشکل یہ تھی کہ 2 کینڈیڈیٹس کو اکٹھے ایلوکیٹ کرنا. تو انہوں نے گرل کیا تھرو آؤٹ دا پروسیس, لیکن ہم آلریڈی ایک گرلنگ سیشن سے گزرے ہوئے تھے جو انٹرویو پریپریشن کا تھا, کیونکہ CSS کا انٹرویو بھی ہو چکا تھا. تو میں ایک ہی چیز پہ فوکس کیا کہ آئی ول اسٹے کانفیڈنٹ کہ واٹ ایور ہیپنس آئی وڈ بی لائک اسمائلنگ لائک دس. تو آئی گیس 25 to 27 منٹس کا جو گرلنگ سیشن تھا وہ میرے کانفیڈنس کی وجہ سے بچا, کہ آئی اسٹک ٹو دوز پوائنٹس, جو میرے آئیڈیاز تھے میں ان پہ قائم رہا, ان سے نہیں ہلا. حالانکہ انہوں نے میری ہر چیز کو ڈینائی کیا پینل نے, بے شک وہ چیزیں ٹھیک بھی تھیں, لیکن میں اسی کانفیڈنس پہ قائم رہا, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو آخری بچنے کا راستہ ہے دیٹ از یور کانفیڈنس, کہ آپ اس سے بچ سکتے ہیں. دیٹ واز دا کی سر. چلیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت مبارک ہو. اور اگین آپ لوگوں کے لیے مثال ہیں ڈاکٹر احمد رضا جو ہیں, کیونکہ انہوں نے ملٹیپل فیلئرس کے بعد ملٹیپل سکسیسز دیکھ لی, کامیابیاں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی پوئٹک جسٹس والی بات, دیٹ کوانٹٹی آف ٹیئرز اینڈ ہیپینس ریمین سیم ان دا ورلڈ, کہ اگر آپ نے جتنے ٹیئرز آپ بہائیں گے آپ کو اتنی ہی ہیپینس ملے گی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا برا ٹائم چل رہا ہے, کسی کا اچھا ٹائم چل رہا ہے, تو دونوں ہی ختم ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کا برا ٹائم ختم ہو رہا ہے, کسی کا اچھا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو یقین رکھیے کہ جو برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی لازمی آئے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.